कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज मैं नोट से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बेटर आप सभी को समझ में भी आएगा और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हुए ये चैप्टर किस क्या है, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करें बायोलॉजी का चैप्टर 1, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है बच्चों, इस पूरे चैप्टर का बेसिक बस मतलब ये है कि अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, भाई वर्ड से समझ में आ रहा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत बेसिक ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, बट स्टिल इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। दोबारा सुनिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है बच्चों, देखो सिंपल है, ये एक ऐसा डीएनए है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, a new DNA which is produced by artificial means। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आर्टिफिशियल मीन्स कैसे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, आप सभी के पास दो अलग अलग स्पीसीज हैं, एक है स्पीसीज ए, एक है स्पीसीज बी। ठीक है, दोनों में अलग अलग क्वालिटी हैं। जस्ट इन केस मान लीजिए भाई ये जो स्पीसीज ए है इट इज़ डिसीज रेजिस्टेंट। ठीक है, ये डिसीज रेजिस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। और ये जो आपका स्पीसीज बी है यहाँ पर, इसमें क्या है बच्चे, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब अगर बारिश वगैरह सूखा भी पड़ता है तो इस स्पीसीज पर फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट यू वांट कि आप क्या करते हैं कि भाई इन दोनों के डीएनए को कंबाइन कर देते हैं और एक नया डीएनए आप बना रहे हैं बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। तो इसी डीएनए को हम क्या नाम देंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इससे क्या होगा, जो नई स्पीसीज आपकी अभी डेवलप हुई है उस स्पीसीज में दोनों ही स्पीसीज के, मान लीजिए आपकी क्या है स्पीसीज सी है, इन दोनों की क्वालिटीज़ होंगी या स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगे। आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई स्पीसीज बी के अंदर कुछ ट्रेड्स ना हो, कुछ नए ट्रेड्स हो, तो आप एक तरीके से मान सकते हैं भाई आपने पुराने डीएनए में कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं, कुछ नए सीक्वेंसेस ऐड करें हैं, कुछ नए कोडिंग्स ऐड करें हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक आपका एक तरीका है। अब बेसिकली क्या है, देखो आजकल ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्रोसेस है ये नॉर्मल लाइफ में नहीं एक्सेप्ट किया जाता। रीज़न बीइंग क्योंकि हम हमेशा से करते आ रहे हैं भाई, पहले हम क्लोनिंग भी करते थे, लेकिन ये माना जाता है कि भाई लाइफ जो है, लाइफ एक नेचुरल चीज़ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते आरडीएनए टेक्नोलॉजी को, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकल रिसर्च वगैरह में। तो सबसे पहले भाई ये जो प्रोसेस है इट इज़ डन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपकी अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में उन्होंने काफ़ी डिफरेंट तरीके से समझाया है, बट हम क्या करेंगे, वी विल कम्प्लीट इट स्टेप बाय स्टेप। पहले हम उन टूल्स को समझेंगे जिनकी मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है, उसके बाद हम उन टूल्स का कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो भाई इसके जो टूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। जो सबसे पहला टूल है वो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आई होप राइटिंग समझ में आ रही होगी, अदरवाइज जैसा मैं हमेशा से बच्चों से कहता आया हूँ कुछ नहीं हो सकता बेटा इसका। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता, आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई। ओके, नाउ इज द थिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद अगर मैं बात करूँ, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम से आप पहले भी फेमिलियर रहे होंगे, आपके चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में है। ठीक है, उसके अलावा आपके वेक्टर्स हैं एंड वेक्टर्स के बाद आपका आया था बेटा होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इस चैप्टर के बारे में ज़रूरी है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में तो सबसे पहले आ जाता है कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सबसे पहली बार ये जो मिला था हमें ये 1963 में दो एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, और डिस्कवर कहाँ से हुए थे, इनकी जो डिस्कवरी की गई थी वो बेटा ई कोलाई से की गई थी, उनसे आइसोलेट किया गया था। दो एंजाइम डिस्कवर हुए थे जिसमें से एक एंजाइम का काम था
दोबारा सुन लीजिए भाई, इनकी डिस्कवरी हुई थी ई कोलाई से, जिसमें से वन एंजाइम का जो वर्क था, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है बेटा, एक एंजाइम का जो वर्क था वो बेसिकली था कि वन एंजाइम का वर्क था एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। वो क्या करता था, उस पूरे आपके डीएनए सीक्वेंस के अंदर, आरएनए सीक्वेंस के अंदर क्या ऐड कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है। और जो सेकेंड एंजाइम था, सेकेंड एंजाइम का काम क्या था, सेकेंड एंजाइम का बेसिक काम था कि वो क्या करता था, डीएनए को कट करता। तो कटिंग ऑफ डीएनए का काम जो था वो सेकेंड एंजाइम कर रहा था। अब क्या हुआ, ये जो हमारा सेकेंड एंजाइम था, इसी सेकेंड एंजाइम को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, 1963 में ई कोलाई से 2 एंजाइम डिस्कवर हुए, ठीक है भाई। बैक उस दौरान एक एंजाइम का काम क्या था, मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, और दूसरे ने क्या किया भाई, डीएनए को कट किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था बेटा, वो था हिंद सेकेंड। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो आपको क्या है बेटा, हिंद सेकेंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हिंद सेकेंड का मतलब क्या है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो चुके हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 900, टोटल 900 एंजाइम ऐसे हैं जो अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक। ये आता है हिंद सेकेंड का मतलब क्या है, या फिर अगर मैं कोई और लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे ई को आर आई, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं वो तो ये बताते हैं कि भाई जो आपने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है वो किस जीनस और किस सेल से एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे कि जस्ट इन केस देखिए, यहाँ पे क्या आपके पास बेटा ई को है, तो इसका मतलब क्या है, ये किससे एक्सट्रैक्ट किया आपने, एस्चेरिचिया कोलाई से, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लेटर आर है, लेटर आर बेसिकली ये बता रही है कि वो किस स्ट्रेन से, मतलब आपने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है वो किस स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा उसका सीक्वेंस, ये जो रोमन लेटर में आ रहा है, रोमन लेटर में बताते हैं वो किस सीक्वेंस में, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा तो सबसे पहला स्ट्रेन जो ई कोलाई से निकाला गया वो ये था, अगर सेकंड लिखा तो सबसे सेकंड स्ट्रेन ये निकाला गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इनका मतलब समझ में आता। अब एक बात याद रखना कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सिर्फ किस जगह पर वर्क करता है, क्या वो कहीं से भी डीएनए को कट कर सकता है, नहीं, वो सिर्फ एक्ट करता है स्पेसिफिकली किस पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, जैसे कि बेटा वो सीक्वेंस जिन्हें अगर आप रीड करें तो बोथ साइडेड से रीड करने पर वो सेम आएगा। लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मलयालम एक वर्ड है, आप इधर से रीड करें इधर से रीड करें तो स्पेल क्या करेंगे आप इसे सेम कहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा GAATTC, ठीक है, 3 डैश है, मैंने दूसरा इसका लिखा बेटा GAATTC। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा सीक्वेंस हो गया, पैलिंड्रोमिक। ये देखिए बेटा GAATTC, भाई 5 डैश से 3 डैश, इस साइड से सीक्वेंस कोड जो है सेम है GAATTC। अब देखिए दोनों साइड में क्या है बेटा, कोडिंग या फिर यूँ कहो जो जेनेटिक सीक्वेंस वो क्या है, सेम। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कट करेगा डीएनए को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। अब जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक आज की क्लास में, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, बस हमें इस बात को लेकर ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन में कि भाई जो बायोटेक है, बायोटेक में वो सिंपली क्या कर रहे हैं, एक नया डीएनए बना रहे हैं। और नया डीएनए हम कैसे बना रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी एक स्पीसीज से उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ऐड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने टूल्स को समझा। टूल्स में हमने सबसे पहला क्या समझा बेटा, डीएनए को ऐड करने के लिए कहीं ना कहीं से पहले डीएनए को कट करना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है। तो कट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जब हम बात करें तो ई को आर आई जो है, इसका वर्ड हमने समझा कि भाई स्टार्टिंग के 2 लेटर जीनस बताते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है वो आर स्ट्रेन से निकाला गया है, और ये जो लास्ट है उसका सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस पर कैसे उससे एक्सट्रैक्ट किया गया। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
वर्क कहाँ पर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर वर्क करते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जो बोथ साइड से रीड करने पर सेम आते हैं। तो ऐसा क्यों जरूरी है कि भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करें, या फिर सीक्वेंस सेम होने चाहिए डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म और होस्ट ऑर्गेनिज्म या वेक्टर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और मैं अभी हैंड रिटन ही पढ़ाने का सोच रहा हूँ उस समय तक, क्योंकि इससे चीज़ें समझाना आसान हो जाता है और आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। दिस विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।